बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान को रेड अलर्ट पे होना चाहिए या पाकिस्तान को रेड अलर्ट पे कर देना चाहिए, ये हमें दिफाई जो तज्जियाकार हैं उनके हवाले से मैं वो दिफाई तज्जियाकारों की बात नहीं कर रहा जो उमूमी तौर पर आपको अखबारों के अंदर अजीब व गरीब इबारतें लिखते हुए नज़र आते हैं। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो रिनाउंड जय्यद और माने हुए सिक्योरिटी के तज्जियाकार हैं। उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान की जो इस वक्त सूरत हाल है जिसमें दहशत गर्दी एक दफ़ा फिर सर उठाते हुए नज़र आती है। लाहौर के बम धमाके का वाक़या हो, सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर हमले हों या फिर उस्मान काकड़ साहब की पुरस्रार हलाकत हो। मैंने जो बात आज करने की उनसे कोशिश की वो पाकिस्तान के अंदर जो नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी, नेशनल इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन कमेटी जो बनाई गई है, जिसका पहला आज सरबराही इजलास इमरान खान साहब की सरबराही में हुआ, उस हवाले से था कि तमाम जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं वो एक प्लेटफॉर्म पर आकर इंटेलिजेंस की शेयरिंग कर रही होंगी और उनकी असेसमेंट हो रही होगी। तो उस हवाले से मैंने गुफ्तगू की थी। तो सबसे पहले जो हमें रिएक्शन मिला एक साबिक इंटेलिजेंस ब्यूरो के ऑफिसर से, वो रिटायर्ड हैं। मेरा ख्याल है कि उन्होंने इस डेवलपमेंट के हवाले से कोई अखबार कोई टीवी वगैरह नहीं देख रखा था, तो इसलिए उन्होंने हैरत का इजहार किया और उन्होंने सबसे पहले जो मुझसे सवाल किया कि अगर तमाम इंटेलिजेंस एजेंसीज एक प्लेटफॉर्म के ऊपर उनको लेकर आया गया है तो क्या साबिक सेनेटर उस्मान काकड़ साहब की पुरस्रार हलाकत के हवाले से उन्होंने एजेंडे के ऊपर कोई बातचीत की है। तो उनसे जब गुफ्तगू हुई तो उन्होंने मुझे कहा कि इस वक्त बलूचिस्तान से जो आवाज़ें आ रही हैं, जो सूरत हाल बनी हुई है, वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि उसके ऊपर फोकस किया जाए। उस्मान काकड़ साहब के हवाले से जो ख़बरें हमारे तक पहुंच रही हैं, उनके जनाजे के हवाले से वो जो काफ़िला था, एक रिपोर्टर ने उसके हवाले से कहा कि 30 किलोमीटर का काफ़िला था। लोग कह रहे हैं कि ना सिर्फ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट बल्कि उमूमी तौर पर बहुत बड़ी तादाद में ख़वातीन सड़कों पे खड़े होकर उन्होंने उनके काफ़िले का इस्तकबाल किया, आखिरी दीदार किए। ना सिर्फ बलूचिस्तान के लोग वहाँ पे मौजूद थे, पश्तून वहाँ पे मौजूद थे, बल्कि एक बहुत बड़ी तादाद सिंधियों की उस्मान काकड़ साहब के जनाजे पे मौजूद थी। उसके बाद जो साबिक ऑफिसर जिनसे मैं बात कर रहा था आईबी के, उन्होंने मुझे ये भी कहा कि जो इस वक्त तकरीर की है महमूद खान अचकज़ई साहब ने, वो भी ख़ास अहमियत है और उसके अंदर बहुत सारे ऐसे बातें जो तवज्जो तलब है। बहरहाल उस्मान काकड़ साहब की हलाकत जो है वो एक नेशनल लॉस है। मैं उस्मान खान काकड़ साहब से गाहे बगाहे बात करता रहता था। मेरे प्रोग्राम वक्त टेलीविज़न से जो नशर किया जाता था उसका भी वो गाहे बगाहे हिस्सा बनते रहते थे और हम उनसे मालूमात हासिल किया करते थे। इंतहाई नफीस इंसान, जमहूरियत पसंद इंसान, और उनसे बात करके आपको कभी अंदाज़ा नहीं होता था कि उनके अंदर कोई बहुत ज़्यादा जो है वो अकड़फू हैं। वो बहुत हमेशा ही प्यार से, तहजीब से, तमीज़ से, ठहराव से गुफ्तगू करने वाले थे, लेकिन उनका जो दबंग अंदाज असम्बली के अंदर हुआ करता था उससे सब लोग वाकिफ़ हैं। तो पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा सानहा है, पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा धचका है। और जिस तरह मुझसे सवाल किया गया कि क्या जो नेशनल इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई है वो इस मामले को भी देखेगी, मेरा ख्याल है कि इस हवाले से आने वाले दिनों के अंदर कुछ शायद वजाहत हो जाए। मैं वापस आपको लेकर आता हूं कि मुल्की हालात और जो नेशनल इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन कमेटी है क्या, इस हवाले से चंद मालूमात आपको देना चाहता हूं। देखिए, हमेशा से इंटेलिजेंस एजेंसीज जो कि अब इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आ गई हैं, ये अपोज करती रही हैं या इस बात को रद्द करती रही हैं कि आप एक जगह तमाम तर अपने
असासे इंटेलिजेंस वाले, मैं वो भी आपको बताऊंगा कि उनके असासे क्या होते हैं, एक प्लेटफॉर्म के ऊपर आकर आप उन इकट्ठा करते हैं। इंटेलिजेंस एजेंसियां जिसके अंदर आईएसआई, जिसके अंदर मिलिट्री इंटेलिजेंस, जिसके अंदर आईबी जो कि सिविलियन साइड के ऊपर इंटेलिजेंस गैदरिंग करती है, और दीगर जो एजेंसीज हैं वो तमाम इस प्लेटफॉर्म पर मौजूद होंगी। जब नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी बनाई गई थी मुल्की हालात की वजह से, उस वक्त सबसे पहले जो बात की जाती थी वो बात ये की जाती थी कि तमाम एजेंसीज को अपनी इनपुट जो है इस प्लेटफॉर्म के ऊपर लेकर आनी है, इंफॉर्मेशन शेयर करनी है। और वहाँ पे बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस थी, बहुत ज़्यादा एक खिंचाव की सी कैफियत थी, क्योंकि जो असासे इंटेलिजेंस एजेंसी वाले जिन्हें अपना गर्दानते हैं वो रिलक्टेंट होते हैं या वो नहीं बताना चाहते कि उनका सोर्स या असासा इंफॉर्मेशन का वो क्या है। उनके ख्याल में, और ये बात सही भी है और तवज्जो तलब भी है, कि अगर आप एक असासा जो है अपना बता देंगे जिससे आप इंफॉर्मेशन जो है, मालूमात जो है इकट्ठी करते हैं, तो वो असासा या वो सोर्स जो है फिर ख़त्म हो जाएगा, वो आपको इंफॉर्मेशन नहीं देगा। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि इंटेलिजेंस वाले जिन हालात के अंदर काम करते हैं वो आम हालात नहीं होते हैं। मैंने बहुत सारा सफ़र किया है फ़ौज के साथ, और बहुत सारे महाज़ों के ऊपर मैं उनके साथ गया हूँ। सवात का महाज हो, राह रास्त हो, राह निजात हो, या वज़ीरिस्तान के अंदर ऑपरेशंस हों, या फिर कुरम एजेंसी या मोमंद एजेंसी, मैं बहुत जगह पे ट्रैवल किया है। मुझे याद है एक दफ़ा जब रोनियाल के अंदर ब्रिगेड हेडक्वार्टर था जहाँ पे, वहाँ पे मुझे ठहरने का मौका मिला, तो मैं उन दिनों जंग जो थी काफ़ी एक्टिव थी, और मेरे इदारे वाले भी मुझे भूल गए, और ISPR जिन्होंने मुझे भिजवाया था वो भी मुझे वहाँ पे भिजवा के भूल गए। 10 दिन मुझे तकरीबन 12 दिन वहाँ पे क़याम करना पड़ा, और उसके बाद फिर मैंने अपने ISPR को रब्ता किया और अपने ऑफिस रब्ता किया, तो उन्होंने कहा जी अभी मज़ीद आपको यहाँ पे रहना है, क्योंकि अल्पोरे शांगला के अंदर जो जनरल ऑफिसर कमांडिंग थे उस वक्त, उनके हवाले से कुछ मालूमात मुझे उनसे इंटरव्यू करने थे, मालूमात लेनी थी, वहाँ पे मेरी अगली असाइनमेंट थी। जब मैं अल्पोरे गया शांगला, तो जनरल सजाद गनी साहब वहाँ पे GOC हुआ करते थे, वहाँ पे मुझे ISI वाले या इंटेलिजेंस वालों से भी मेरी गुफ्तो शनीद हुई। वो बाकायदा गुफ्तगू नहीं थी, मैं वहाँ पे पहुँचा था और एक सीनियर ऑफिसर जो थे, जो कि फील्ड के अंदर काम कर रहे थे, उनसे मेरी गुफ्तगू हुई। तो मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि ये किस किस्म का काम कर रहे हो। ये एक्टिव मुहाज के अंदर जो फौजी एक बंदूक लेकर दुबदू लड़ रहा होता है, ये उससे भी ख़तरनाक काम कर रहे होते हैं। ये उन लोगों के दरमियान मौजूद होते हैं जो आपके दुश्मन होते हैं, और उनसे इंफॉर्मेशन इकट्ठी करके लाके ये आप लोगों की सलामती के लिए आप लोगों को देते हैं। तो उन जिन ऑफिसर से मेरी मुलाकात हुई, उन्होंने मुझे कहा कि आप हमारे काम के बारे में क्या जानते हैं। मैंने कहा जी आप मालूमात इकट्ठा करते हैं। उन्होंने कहा कि आपने कभी ये अंदाज़ा लगाया कि हम किन हालात के अंदर काम करते हैं, किन हालात के अंदर हम अपने ये मालूमात इकट्ठी करके लेकर आते हैं। आपको अंदाज़ा है कि हमारी जान को कितना शदीद ख़तरा लाहक होता है। आपको अंदाज़ा है कि हम भी आप जैसे ही इंसान हैं, जैसे आप लोग अपने घर के अंदर फैमिलीज़ के अंदर रहते हैं, जैसे आप लोगों के बच्चे हैं, उसी तरह हमारे बच्चे भी हैं जिनका हमें ख्याल करना होता है और हम नेशनल इंटरेस्ट को सामने रख के काम कर रहे होते हैं। आज मैंने इस हवाले से जब जनरल तलत मसूद साहब से गुफ्तगू की कि ये एक नई कमेटी बना दी गई है और इसके प्रोज एंड कॉन्स या इसके मकासद जो हैं वो पूरा कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, तो उन्होंने मुझे कहा कि बहुत ही चैलेंजिंग ये एक टास्क है, लेकिन साथ साथ उन्होंने कहा ये वेलकमिंग टास्क भी है, क्योंकि मुल्क के अंदर जो मौजूदा सूरत हाल है जिसके अंदर अमेरिकन फोर्सेस जो हैं वो तालिबान से इस वक्त बहुत खौफजदा हैं जाते हुए, क्योंकि उन्हें खदशा है कि जब वो मोर्चे छोड़ के अपनी पोजीशंस छोड़ के सामान पैक कर रहे होंगे और जा रहे होंगे तो उनके ऊपर हमले होंगे। इस हवाले से उन्होंने पाकिस्तान से जब मदद तलब की थी तो आपको याद होगा कि इमरान खान साहब ने कहा था कि हमारी बस हो चुकी है, 70,000 बंदा हमने इस जंग के अंदर मरवा दिया है, झोंक दिया है, इतनी हमने कुर्बानियाँ दी हैं, आपने हमें $20 अरब खाली दे के समझा कि आपने बहुत बड़ा तीर चलाया है।
तो हम आपको अड्डे नहीं दे सकते, क्योंकि हम एक दफ़ा इसका मज़ा चख चुके हैं। और ये बात ठीक है, जितना नुकसान हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, हमारे लोगों का, शहरियों का, इमलाक का, लोगों के घरों का इस जंग के अंदर हुआ है, शायद ही कभी हुआ हो। और अभी तक वो लॉस जो है पाकिस्तान रिकवर नहीं कर सका है। बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहां पे जंग के बाद लोगों के घर जो है मस्मार हो गए, गिर गए, तबाह हो गए, और अभी तक हुकूमत जो है बहाल नहीं कर सकी है उनको। तो एक शख्स जिसके सर से छत चली जाएगी, वो क्या महसूस करेगा अपने हुकूमत के बारे में और अपनी रियासत के बारे में। और फिर लॉयल्टी अगर आप उससे कहें कि आप हमें दिखाओ, तो वो क्या आपको लॉयल्टी फिर देगा। ये थोड़ा सा डिट्रैक हो गया। मैं वापस आपको इंटेलिजेंस गैदरिंग और नेशनल इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन कमेटी के हवाले से जो फीडबैक हमें मिला उसकी तरफ लेके आता हूं। उन्होंने कहा जी चैलेंजिंग टास्क है नंबर 1, और साथ साथ उन्होंने कहा कि जो तैनातियां इसके अंदर होंगी उन तैनातियों का खास ख्याल रखा जाना चाहिए। तैनात करते वक्त उस शख्स को जिसको तैनात किया जा रहा है उसका पस मंजर, उसकी ट्रेनिंग, उसकी इंक्लिनेशन, उसके इंटरेस्ट्स, वो तमाम चीज़ों का तयन करके फिर तैनातियां की जाएं। ये मैं नहीं कह रहा, जिनसे मेरी गुफ्तगू हुई और ख़ास तौर पे जनरल तलत मसूद साहब से, ये उनका कहना है। उनका कहना है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरी ख़ास चीज़ जिसका उन्होंने जिक्र किया, उन्होंने कहा कि माजी में जो दहशतगर्दी की जंग के बाद पाकिस्तान के अंदर हालात बने, उसमें ये नहीं कह सकते कि हम पूरी तरह उनसे नबर्द आजमा हो सके या हमने बिल्कुल उनको ओवर पावर कर लिया और कामयाब हो सके। उनका कहना था कि अब वक्त है कि इस इंटेलिजेंस गैदरिंग अपॉर्चुनिटी को, इस महाज को, इस प्लेटफॉर्म को फाल बनाया जाए, इंफॉर्मेशन की असेसमेंट की जाए और उसकी रोशनी के अंदर फैसले किए जाए। और अगर आप कामयाब हो जाएं, उनका कहना था कि नथिंग लाइक इट। उनका यह भी कहना था कि तालिबान जो इस वक्त ऑन द फ्रंट या अपनी पेशरफ्त कर रहे हैं, उसमें बहुत सारे खतरात लाहक हैं। बहुत सारे लोग नहीं चाहते हैं कि वो ये काम करें और उसका फॉल आउट या कॉन्सिक्वेंस जो है वो पाकिस्तान को भरना पड़ेगा। दूसरी तरफ आपको ये भी हम बताना चाहते हैं कि जो ये कमेटी कायम की गई है, इसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का भी इजहार किया गया है। वो तहफ़्फ़ुज़ात मेरी क्योंकि मुकम्मल बात नहीं हो सकी, साबिक ISI के ऑफिसर हैं और उन्होंने बहुत ज़्यादा वॉर ऑन टेरर के अंदर फ्रॉम द फ्रंट भी लीड किया है उस जंग के अंदर। उनका कहना था कि इट इज़ ऑल टुगेदर इम्पॉसिबल, ये जो टास्क इसको लेकर हम चल रहे हैं। लेकिन जो मुल्क की सूरत हाल है इस वक्त, उससे नबर्द आजमा होने के लिए, उसमें कामयाब होने के लिए, क्योंकि खदशात ज़ाहिर किए जा रहे हैं कि इंडिया भी इससे फ़ायदा उठा रहा है और इसको हमने रोकना है किसी ना किसी तरीके से, इस थ्रेट को पाकिस्तान में आने के लिए। अल्लाह ताला करे कि इस थ्रेट को हम रोक पाएँ और ये जो कमेटी बनाई गई है ये अपना फ़ाल किरदार अदा कर सके और पाकिस्तान जो है उसमें हम तमाम लोग जो हैं खैर व आफ़ियत से अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। फ़िलहाल इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।